ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 80 बेटे वाले व्यर्थ ही घाटा और बदनामी न उठाएं। जब तक सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणाम पर ध्यान नहीं गया था तब तक कोई बात नहीं थी, पर अब जबकि अधः पतन के कारणों की ढूंढ खोज की जा रही है और लेखा खोजा लिया जा रहा है, तब यह तथ्य सबके सामने आ गया है कि विवाह शादियों में होने वाले अपव्यय ने इस देश को बेईमानी, कर्जदारी, गरीबी और आर्थिक तथा नैतिक दुर्दशा को बेतरह बढ़ावा दिया है और इस कुप्रथा के रहते अपने समाज का अधः पतन रोका न जा सकेगा। तथ्य समाप्त होने के बाद हर विचारशील इस बात से सहमत हैं कि इस अनावश्यक अपव्यय की बेवकूफी को जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना चाहिए। इस बढ़ती हुई महंगाई के दिनों में जो लोग पुरातन पंथ के नाम पर पैसे की होली फूंकने और मूर्खतापूर्ण धूम धड़क्का मचाने का समर्थन करते हैं, उन्हें ओछा, अविवेकी, दुष्ट और दुराव ही कहकर घृणा की दृष्टि से देखा जाना है। कोई जमाना था कि शादियों में धूम उड़ाने वाले रईस अमीर समझे जाते थे, पर आज तो गरीबों को अपनी अमीरी का स्वांग सजाने वाले प्रतिगामी गंवार मात्र कहा जाता है। पैसा अपना उड़ता है, बदले में प्रशंसा मिलने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। उल्टा घृणा और भर्त्सना का ठिकरा सिर पर फूटता है। ऐसी दशा में अब घर फूंक तमाशा देखने का यह खेल पिछड़े जमाने का स्वांग हो गया। अब उसे खेलने वाले कहीं भी प्रशंसा प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। उल्टे यही सुनने को मिलेगा कि कहीं से ब्लैक की हराम की कमाई हाथ लगी है जो इस बेदर्दी से उड़ाई जा रही हैं। अपना घर बेचकर अमीरी का स्वांग रचा सो भी प्रशंसा तक न दिला सका, उल्टा बदनामी का कारण बना, तो फिर उसकी लकीर पीटने से क्या लाभ। जो मर गया उसे जला ही देना चाहिए। खर्चीली शादियों की धूमधाम एक ऐसी मृत पाय कुरीति है जिसकी लाश छाती से चिपकाए रहना व्यर्थ है। उचित यही है कि उसे सड़ाकर बदबू फैलाने का अवसर न देकर समय रहते जला या गाड़ दिया जाए। विवाहोन्माद में होने वाले अपव्यय का इन दिनों सारा दोष बेटे वाले पर थोपा जाता है। उन्हें कसाई और जल्लाद की उपमा दी जाती है। कहा जाता है कि यह लोग अपने लड़के का मांस बेचते हैं। कोई कहता है कि दुष्ट लोग कुछ समय पहले लड़कियां बेचकर मालदार बनते थे, अब
उनने लड़के बेचने का धंधा पकड़ा है। हो सकता है यह लोग अगले दिनों अपने औरतें और माँ बाप बेचने लगें। पैसे के लिए आदमी क्या कुकर्म नहीं करता। कोई कहता है जब लड़की का विवाह करना पड़ेगा तो यही लोग जो आज शेर की बोली बोलते हैं तब बकरी की तरह मी आएंगे। ऐसे एक अनेक बहुवचन सुनने को मिलते हैं। जिस घर में दहेज लिया गया है वे बाहर से तो मिन्नतें करते हैं पर पेट में इतनी घृणा दबाए बैठे हैं कि उसका बस चले तो इस बेटे के बाप समधी का भी छुरे से पेट चीर डालें और स्कूटर के लिए अड़े बैठे लड़के की नाक ही कतर लें। बेचारों की मजबूरी है कि लड़की के हाथ पीले करने हैं, इसलिए सिर झुकाकर मेमने की भेड़िए की शर्तें माननी पड़ती हैं। पर भीतर ही भीतर कोसता वह भी यही है कि हत्यारे पर बिजली गिरे और उसका अंश वंश मिट जाए। इसी जल्लादी की कीमत पर खड़ी की गई 2 दिन की धूमधाम निसंदेह 1000 मुख से धिक्कारने लायक हैं। यह इतना महंगा सौदा है कि जिसे खरीदने का साहस किसी भी समझदार बेटे वाले को नहीं करना चाहिए। विचार करने की बात यह है कि क्या लड़के वालों को सचमुच इतना लाभ मिलता है जिसके लिए इस प्रगतिशील युग में 10 दिशाओं से बरतने वाली भर्त्सना का लोभ छोड़ सकना कठिन हो। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि लड़के वाला अपनी जिद और मूर्खता मात्र के कारण बदनाम होता है। पल्ले उसके भी कुछ नहीं पड़ता, वरन उल्टा घाटे में रहता है। जो कुछ लड़की वालों ने दिया था वह तो अस्त व्यस्त हो जाता ही है, इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से कुछ घर से भी लगाना पड़ता है। बदनामी नफा कमाने वाले के रूप में हुई और वस्तुतः रहे घाटा उठाने वालों में। ऐसा सौदा करने से क्या लाभ जिसमें नुकसान भी रहे और बदनामी की हांडी सिर पर फूटे। लड़की वाले को कमर तोड़ खर्च करना पड़ता है। बारात की आव भगत, ज्योनार, भेंट उपहार का खर्च बहुत बड़ा चढ़ा होता है। उसी में ढेरों पैसा लग जाता है। इसके बाद उन चीजों का नंबर आता है जिन्हें भेंट उपहार की चीजें कहते हैं। कपड़े, फर्नीचर, खिलौने, रंग बिरंगी कपड़े, बर्तन, श्रृंगार दान, रेडियो, घड़ी, पेन आदि ऐसी चीजें दी जाती हैं जो खरीदने वाले की तो रकम खा जाती हैं, पर जिनके घर गई हैं उसके लिए सर्वथा अनावश्यक और निरर्थक सिद्ध होती है। जगह घेरती हैं और कूड़े करकट की तरह पड़ी रहती हैं। जरूरत की चीजें हर गृहस्थी में पहले से ही मौजूद रहती हैं। दिखनौटी विलासी चीजें बाजार में बेची भी नहीं जा सकती, उनका कुछ उपयोग भी नहीं। बेटे वाला बदनाम भी हुआ और उस कूड़े करकट का कुछ लाभ भी न उठा सका। जेवर आदि जो मिलते हैं वे भी ऐसे हैं जिसकी आधी कीमत
सुनार के पेट में पहले ही चली जाती हैं और आधी से बचती हैं, उसे पहनने वाली औरतें 2-4 वर्ष में तोड़ फोड़ कर बराबर कर देती हैं। जो नकदी मिली उससे कहीं ज्यादा लड़की के लिए जेवर, कपड़े, श्रृंगार, साधन, उपहार, मेवे, मिठाई आदि खरीदने पड़ते हैं और बारात का किराया, आतिशबाजी, बाजा, दरवाजे की शोभा के नाम पर इतना खर्च होता है कि अपने घर पर होने वाली मेहमानबाजी के साथ बहुत भारी पड़ती है और उससे हर बेटे वाला घाटे में ही रहता है। इस दृष्टि से बेटे वाला निसंदेह दया का पात्र है। उसने पैसे की दृष्टि से कुछ कमाया नहीं, गंवाया। बदनामी इतनी सही कि विचारशील लोगों की दृष्टि में वह गाय मार डालने से भी बढ़कर हैं। दकियानूस, प्रगति विरोधी, कुरीति पोषक, स्वार्थी, जल्लाद, हराम की कमाई खाने वाला आदि न जाने क्या क्या कहलाया। इस धूमधाम में प्रशंसा मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी वाली बात तो केवल स्वप्न लोक की तरह ही थी, जिस पर बहुत सड़े गले किस्म के लोग ही विश्वास कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में हर बेटे वाले को नए दृष्टिकोण से रहना होगा और आदर्शवादी विवाह पद्धति अपनाकर अपनी प्रगतिशीलता की प्रशंसा पाने और अपने तथा अपने संबंधी के पैसे बचाने का कदम उठाना होगा। दावत या धूमधाम करना जरूरी हो तो बेटे वाला अपने घर और बेटी वाला अपने संबंधी मित्रों की आवभगत में कर सकता है। उसे बेटी वाले से कहना चाहिए, हम विवाह के अवसर पर एक आदमी, एक जोड़ा साड़ी, जम्फर लड़की के लिए लावेंगे और बिना धूमधाम के विशुद्ध पारिवारिक उत्सव तथा धर्मानुष्ठान की तरह विवाह करके लड़की को विदा करा ले जाएंगे। विवाह के अवसर पर कोई प्रशंसात्मक उपहार या नकदी स्वीकार न करेंगे। व्यर्थ की रस्म रिवाज और अलन चलन में पैसा तथा समय खराब न करेंगे। विवाह पूर्ण सादगी के वातावरण में होगा। इस संदेश से बेटी वाला यदि वज्र मूर्ख न हुआ तो खुशी खुशी सहमति प्रकट करेगा और लड़के को एक अंगूठी, एक जोड़ी कपड़ा, 10 बारातियों का सत्कार जैसे कार्य में 1000-2000 रुपया खर्च करके आसानी से एक अग्नि परीक्षा जैसी चिंता से छूट जाएगा और उसे अपने लड़की को कुछ देना ही होगा, तो विवाह के 2-4 महीने बाद बिना किसी दबाव या प्रदर्शन के अपनी लड़की को स्वेच्छा पूर्वक दे देगा, जो स्त्री धन के रूप में कभी उसके काम आ सके। यह बाप बेटी के बीच का आदान प्रदान होगा। इसमें दोनों पक्षों के लोग कुछ दिलचस्पी न लेंगे। ऐसे आदर्श विवाहों का प्रचलन करने में बेटे वाले को पहल करनी चाहिए और झल्लादी पंक्ति में से अपना नाम काटकर देवताओं में गणना करानी चाहिए। इनसे उनका आर्थिक लाभ तो स्पष्ट ही है।
प्रश्न 1. दहेज तथा शादियों का असह्य अपव्यय समाज को अधःपतन की ओर किस प्रकार ले जा रहा है? 2. पहले शादियों पर अपव्यय होने के क्या कारण थे? 3. अब अपव्यय करने पर समाज हमसे किस प्रकार बर्ताव करता है? 4. विवाहोन्माद में होने वाले इस सारे अपव्यय का दोष बेटे वाले के सिर पर क्यों थोपा जा रहा है? 5. हर बेटे वाला दहेज रहने के बाद भी घाटे में किस प्रकार रहता है? 6. यह आप किस तरह कह सकते हैं कि बेटे वाला दया का पात्र हैं? 7. इस आदर्शवादी विवाह पद्धति में बेटे वाले को किस तरह का रोल अदा करना होगा? 8. बेटी वाले को किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए? पाठ 80 समाप्त।